पार्ट थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आज जो हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे ये पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट की अगर हम नाम की बात कर रहे हैं तो वो है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। और प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की फर्स्ट यूनिट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन बेसिक स्टडी अबाउट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे आज। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है और एनाटॉमी क्या होती है। तो मॉर्फोलॉजी का सीधा सा मतलब है बाहरी जो स्वरूप आपको दिखाई देता है, चाहे वो आप इस उदाहरण के तौर पे आप चाहे इंसान की बात कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार के जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, मतलब जो बाहर से आपको दिखाई दे रहा है उस बाहरी स्वरूप को हम क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी। हिंदी में इसको कहा जाता है आकारिकी। और सेकंड पॉइंट हमारा है एनाटॉमी। और एनाटॉमी की सीधी सी बात की जाती है तो इसको हिंदी में हम कहते हैं आंतरिकी। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज़ के अंदर से हम उसकी स्टडी करते हैं, अंदर से मतलब है यहाँ पे कि अगर हम बात करें हमारी मतलब मानव की, तो अगर मानव के अंदर से अगर उसको बात करें तो वो आंतरिक संरचना क्या कहलाती है, एनाटॉमी कहलाती है। और जिसके अंदर उसकी स्टडी की जाती है उसे ही हम एनाटॉमी कहते हैं। मतलब इस पेपर फर्स्ट के अंदर हम प्लांट्स के बाहरी स्वरूप और उसके आंतरिक स्वरूप दोनों के बारे में बात करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। और बेसिकली हम प्लांट्स की अगर बात करें तो पादप तो आप मतलब उठते हुए, घूमते हुए, चलते हुए आपको हर जगह पादप दिखाई देते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है और अच्छा भी है, इजी भी टॉपिक होता है ये। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा बेसिक जो कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हैं या यूँ कहें कि 11th-12th में भी आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने सबसे पहले नाम सुना होगा शैवाल। तो अगर शैवाल की बात की जाती है तो शैवाल ऐसे जीव होते हैं जिनमें ना तो ऊतक मिलते हैं, ना बीज मिलते हैं, ना फूल और फल, मतलब ऐसी कोई संरचना आपको उसमें देखने को नहीं मिलती। शैवाल क्या होते हैं तो आपको मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। आपने मान सकते हैं कि भूल भी गए हो आप। तो आपने अभी जैसे बरसात के मौसम में आपने देखा होगा जो पानी के अंदर जो ग्रीन कलर की जो लेयर से आपको दिखाई देती है उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, शैवाल कहते हैं। शैवाल की बात में आपने बात की होगी ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा की अगर बात की जाती है तो आपने देखा होगा कि ब्रायोफाइटा ऐसे पादप है जो सबसे पहले धरती के ऊपर देखे गए हैं और एकमात्र ऐसे पादप है जहाँ से हमें ऊतक जो है वो देखने को मिले हैं। दूसरी बात, इनमें बीज, फूल और फल जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं अपवाद की बात नहीं करूँगा, मैं एक जनरल बात करूँगा। हो सकता है कोई अपवाद आप कह दें कि सर नहीं ब्रायोफाइटा में हमने देखा था बीज भी, अपवाद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, फिर इसके बाद में आता है हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ऊतक जो है वो टेरिडोफाइटा में हमें देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद में आता है हमारा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर हमें ऊतक के साथ साथ बीज भी देखने को मिले हैं। स्टूडेंट्स ये आपको मैं वापस रिकॉल करवा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपने पढ़ा होगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको इसमें काम आने वाली है, इसलिए ये इन चीज़ों के बारे में पता होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और लास्ट में हमारे पास आता है एंजियोस्पर्म, जिसे हम आधुनिक पादप का ग्रुप भी कहते हैं। और इस आधुनिक पादप के ग्रुप की अगर बात की जाए तो एंजियोस्पर्म के अंदर फूल भी मिलेंगे, फल भी मिलेंगे, बीज भी मिलेंगे और ऊतक भी मिलते हैं। मतलब वो सारी संरचनाएं जो पादप के अंदर उपस्थित होनी चाहिए वो सबकी सब संरचनाएं किसमें भी देखने को मिलती है, हमें एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को मिलती है। एंजियोस्पर्म का हिंदी नाम होता है आवर्त बीजी पादप। जिम्नोस्पर्म को हम बोलते हैं अनावर्त बीजी पादप। तो ये बेसिक था। अब हम थोड़ा सा एक वापस बेसिक की बात करते हैं, क्योंकि हमने कहा ना फर्स्ट यूनिट जो है आपकी वो केवल बेसिक एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे बेसिक यूनिट है तो बेसिक ही बात करेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक पादप की संरचना के बारे में बात की।
तो पादप की संरचना में हमने क्या देखा कि हमें सबसे बाहर की तरफ एक जमीन के बाहर एक संरचना दिखाई देती है। तो जमीन के बाहर जो संरचनाएं होती है उस संरचना को बोला जाता है शूट, SHOOT, शूट। ये ध्यान रखना, क्या बोला जाएगा उसे? शूट, जो कि जमीन के बाहर आपको दिखाई देता है। इस शूट के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो इस शूट के अंदर हमें एक संरचना देखने को मिलती है, इसका नाम होता है लीफ, पत्ती। एक जो आपको एक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, ये संरचना कहलाती है यहाँ पे स्टेम, तना। और दूसरी आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की छोटी छोटी लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी, इनको बोला जाता है नोड्स। और दो ब्लैक कलर के बीच का जो गैप होता है इसे किसके नाम से जानते हैं? इंटरनोड। और इसके बाद में इसका सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं शूट अपेक्स। शूट अपेक्स किसके नाम से जाना जाता है? इसे शूट अपेक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो संरचना है ये तो हमारी बाहर की संरचना है जो कि हमें जमीन से बाहर दिखाई देती है। इसके बाद में कुछ संरचनाएं जो है वो हमें जमीन के अंदर भी दिखाई देती हैं। और वो संरचनाएं कौन सी हैं? तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है वो है रूट, मतलब जड़। स्टेम को आपको पता ही है, तना कहते हैं। पत्ती, नोड को कहा जाता है पर्व, इंटरनोड को कहते हैं पर्व संधि। और इसके बाद में इसका जो सबसे आगे वाला जो हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं हम? रूट अपेक्स। किसके नाम से जाना जाता है इसे? रूट अपेक्स। क्लियर बात है यहाँ पे? शूट को हिंदी में कहते हैं प्रारंभ है, और शूट अपेक्स को क्या बोलेंगे हम? प्रारंभ शीर्ष। इसी तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे? मूल शीर्ष या जड़ शीर्ष। अब कई स्टूडेंट जो है वो सोच रहे होंगे कि ये तो हमें सब पता होता है, आप क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो पेपर है वो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में है, तो इसलिए हमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता होना जरूरी है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि इंटरनोड क्या होता है। तो सीधी सी बात है, आपने तने के अंदर गांठें देखी होगी, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मैं बता दूं गन्ना, जिसे आप दिवाली के टाइम पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो गन्ने के अंदर आपने देखा होगा बिल्कुल बीच में लाइनें होती हैं और उन लाइनों के बीच में गैप भी होता है। तो वो जो बीच का गैप होता है उसको किसके नाम से जानते हैं? इंटरनोड के नाम से। और जो लाइनें होंगी उसे हम किसके नाम से जानेंगे? नोड्स के नाम से। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तने के अंदर जो भी संरचना है बाहर की तरफ निकलती है तो कहाँ से निकलेगी? नोड से, पर्व से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सारी की सारी संरचनाएं कहाँ से निकलती हैं? पर्व से बाहर निकलती हैं। चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो शाखा हो, चाहे फूल भी हो, चाहे बीज हो, सब कुछ। इसके बाद में सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? शूट अपेक्स के नाम से। सबसे टॉप पे होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे क्या होता है क्या नहीं। और नीचे की तरफ आपको पता ही होगा जड़ें होती हैं, और जड़ का जो सबसे शीर्ष वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट अपेक्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसके बाद में पत्ती की संरचना। स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली बेसिक, बिकॉज एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर हमें बेसिक नहीं पता होगा तो चाहे आप कितने ही बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लो, चाहे आप कितने ही बड़े बड़े टीचरों से पढ़ लो, नहीं समझ में आएगा। बिकॉज ये स्टार्ट ही बेसिक से होता है सब कुछ। तो अगर हमें बेसिक पता है तो हम आराम से उसको पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी हमारी लीफ की स्ट्रक्चर। तो आप बना लीजिए इस डायग्राम को। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी है लीफ की संरचना। और लीफ की संरचना की अगर बात की जाती है तो लीफ की संरचना के लिए आपको
पहले सबसे पहले डायग्राम के बारे में पता होना ज़रूरी है, बिकॉज आपको पता होगा कि बायोलॉजी जो है वो बेसिकली डायग्राम्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो अगर आपको डायग्राम नहीं पता तो आप एक बार मैं साथ के साथ बना रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए, आसानी से आपको ये डायग्राम जो है वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं लीफ की सामान्य संरचना, मतलब पत्ती की सामान्य संरचना, लीफ स्ट्रक्चर। ठीक है, पत्ती की सामान्य संरचना की अगर बात की जाती है तो नॉर्मली पत्तियां जो है वो ग्रीन कलर की होती है, इसलिए मैं ग्रीन कलर से ही ड्रॉ कर रहा हूँ उसे। एक बार एक पत्ती की संरचना का डायग्राम बनाइए। डायग्राम को आप साथ के साथ ड्रॉ करते रहें। डायग्राम को आप साथ के साथ ड्रॉ करते रहें। ड्रॉ कर लीजिए इसको एक बार आप। तो अब हम इसके नाम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाती है तो ये पॉइंट क्या कहलाता है? लीफ बेस। सेकंड पॉइंट की अगर बात की जाती है तो ये कहलाता है पेटियोल। इसको हिंदी में कहते हैं पर्णवृंत। इसमें जो आपको खाली जगह दिख रही है, मतलब जहां पे लाइनें नहीं है, या यूं कहें कि पत्ती का जो बिल्कुल फैला हुआ चपटा भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं? लीफ लैमिना। और पत्ती का सबसे जो आगे वाला हिस्सा है, इस पत्ती के आगे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? लीफ एपेक्स। ठीक है, हिंदी में अगर बोले तो इसको कहते हैं पर्णशीर्ष। इसको कहा जाता है पर्णफलक, और इसको कहा जाता है पर्णाधार या पर्ण आधार। ठीक है, तो ये सामान्य संरचना जो है वो पत्ती में हमें देखने को मिलती है। दूसरी बात, ये जो आपको लाइनें दिख रही है, इन लाइनों का भी कुछ नाम होता है। तो इन लाइनों के नाम की अगर बात की जाती है तो इन्हें हम वाहिका और वाहिनिकाएं, वाहिका और वाहिनिकाएं कहते हैं। इंग्लिश में से कहा जाता है ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। तो एक बार इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये सामान्य बाहर से आपको जो पत्ती दिखती है, ये आप एग्जांपल अगर देखें तो ये पीपल की पत्ती आप बोल सकते हैं इसे।
बिल्कुल ऐसे की वैसे ही दिख रही होगी, क्योंकि पीपल के पत्ती में आपको बिल्कुल हर्ट के जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो सामान्य पत्ती की संरचना की अगर बात की जाती है तो जहाँ से पत्ती निकलती है, ध्यान रखना, जहाँ से पत्ती निकलती है मतलब तने के जिस भाग से पत्ती निकलती है उसे हम क्या बोलेंगे, आधारी तो बोलेंगे। सीधी सी बात है, अगर मैं इस बोर्ड से बिल्कुल ऐसे चिपकाऊँ तो मेरा आधार क्या होगा, ये बोर्ड होगा ना। तो सेम कंडीशन कि जहाँ से पत्ती ओरिजिनेट होगी, जहाँ से पत्ती निकलेगी उसे भी हम आधार बोलेंगे। पत्ती का आधार है तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, लीफ बेस्ड पार्ट। क्लियर बात है। फिर दूसरी बात, आपने देखा होगा कि कई पत्तियां जो है वो बिल्कुल पत्ती से डंडी से बाहर निकलती हैं, पत्ते से डंठल संरचना से बाहर निकलती है, कुछ डायरेक्ट भी निकलती है। क्लियर बात यहाँ पे। तो अगर पतली सी संरचना आपको दिखती है यहाँ पे, तो इस पतली सी संरचना को क्या बोलेंगे, पिटियोल, पर्णवृंत, पतली डंठलनुमा संरचना। इसके बाद में फिर पत्ती आगे की तरफ चलती है और बड़ा फैला हुआ भाग बनाती है, और उस फैले हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, लीफ लैमिना, पर्णफलक। और इस पर्णफलक के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, वाहिका और वाहिनिकाएं, वेसल्स और ट्रैकिक्स। अब दिमाग तो आपका चल ही गया होगा कैसे, अच्छा इनकी वजह से पत्ती के अंदर जो पानी की है वो सप्लाई, जो खाने पीने की सप्लाई वो होती है। बिल्कुल सही बात है कि एक तरीके से हम कहेंगे जो लाइनें आपको दिख रही है ये पाइप सिस्टम है पूरा का। जैसे कि हमारे घरों में जो पानी की सप्लाई होती है वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी से ही तो होती है वो, कि हम वाटर बॉक्स से लाइन आएगी और वाटर बॉक्स से जो लाइन जाएगी वो बिल्कुल फिर इस तरीके से जाएगी, फिर आगे ऐसे मुड़ेगी। तो बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पे एक पूरा का पूरा क्या है, जाल बिछा हुआ है, जो कि पत्ती को खाने पीने की मतलब जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनकी और जल की, मिनरल्स की क्या करती है, सप्लाई करती है। इसके बाद में पत्ती का सबसे आगे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, लीफ एपेक्स कहलाता है, पर्ण शीर्ष कहलाता है। क्लियर बात है आपको। तो ये है हमारी पत्ती की बाहरी संरचना। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक कोशिका की संरचना, क्योंकि कोशिका की संरचना का पता होना भी जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पे कोशिका की संरचना के बारे में बात करें। कोशिका की संरचना के लिए यहाँ पे आपको एक मैं आउटलाइन डायग्राम बना रहा हूँ कोशिका का, और इस आउटलाइन डायग्राम के अंदर आपको कोशिका और केवल केंद्रक जो भाग है उसके साथ में जो उसके अंदर लिक्विड पदार्थ होते हैं मतलब कोशिका द्रव्य जो होता है उसके बारे में बात करेंगे केवल इसमें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये बेसिक यूनिट है जिसमें केवल इंट्रोडक्शन बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाती है प्लांट सेल्स की, अगर हम बात करें तो प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर हमें क्या देखने को मिलेगी, सेल वॉल। फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हमने केवल सेल मेम्ब्रेन के बारे में या यूं के लिए एक लाइन और बना देता हूँ जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो बिल्कुल किसी भी प्रकार का। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होगी इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेल वॉल। और सेल वॉल के जस्ट अंदर की तरफ हमें क्या देखने को मिलती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल को आपको पता होगा कोशिका भित्ति, और सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। दूसरी बात, सेंटर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो सेंटर में हमारे पास यहाँ पे है न्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंटर में हमें क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियस, केंद्र। केंद्रक की अगर बात की जाती है तो केंद्रक जो है वो पूरे की पूरे इस जो आपको जो लाल लाल जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं इसमें साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य। क्लियर बात यहाँ पे, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, कोशिका द्रव्य। और जैसा कि आपको पता होगा अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो कि कोशिका द्रव्य जो है ऐसा स्थान होता है जहां सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, यानी कि कोशिका द्रव्य एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पे सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं
कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ जीवित पदार्थ भी मिलते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ भी मिलते हैं जिनकी जैविक क्रियाएं संपन्न करवाने में सबसे बड़ा योगदान होता है, और कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो कि निर्जीव होते हैं। जैविक पदार्थ की अगर बात की जाती है तो इसके अंदर जो जैविक पदार्थ होते हैं वो होते हैं कोशिका अंग। और कोशिका अंग कौन कौन से? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पादप। तो पादप की अगर बात की जाती है तो पादप के अंदर यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कौन कौन से कोशिका अंग होंगे जो कि जैविक अंग का काम करेंगे। तो देख लीजिए, इस कोशिका द्रव्य के अंदर जैविक पदार्थ और अजैविक पदार्थ जैविक पदार्थ की अगर बात की जाती है तो जैविक पदार्थ के अंदर इसमें देखने को मिलता है हमें हरित लवण, माइटोकॉन्ड्रिया, और बहुत सारे अंग होते हैं। और अजैविक पदार्थ के अंदर इसमें हमें देखने को मिलते हैं खनिज लवण, तो इस प्रकार एक कोशिका द्रव्य के अंदर हमें जैविक पदार्थ भी देखने को मिलते हैं और एक कोशिका द्रव्य के अंदर हमें अजैविक पदार्थ जो है वो भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करें कि ये जैविक पदार्थ क्या काम करेंगे, तो जैविक पदार्थ और अजैविक पदार्थ आपस में एक दूसरे से क्रियाएं करते हैं, और कौन सी क्रिया करके क्या बनाएंगे, तो ये क्रिया करके पादप के लिए जो भी आवश्यक हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं, जो भी हमारा ग्लूकोज होता है पादप के लिए, उसका ये फॉर्मेशन करते हैं। और जो भी हमारे उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको भी ये बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार एक कोशिका की संरचना का पता होना हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब इसी कोशिका की संरचना को हम एक पादप के अंदर पढ़ेंगे। तो आप एक बार इस डायग्राम को बना लीजिए। तो स्टूडेंट, जो अभी हमने सेल वॉल की बात की थी, सॉरी सेल स्ट्रक्चर की जो बात की थी, उसी सेल संरचना को हम एक पादप के अंदर देखते हैं। तो क्या होता है एक बार देख लीजिए, डायग्राम आप साथ के साथ बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं सेंटर पॉइंट से। सबसे सेंटर में हमें एक छोटी सी ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है केंद्र। केंद्र के बाद हमें जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वापस क्या है, कोशिका द्रव्य। क्या कहलाता है ये, कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य की अगर बात की जाती है तो इसके सबसे बाहर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसके सबसे बाहर हमें देखने को मिलता है क्या नाम से, सेल वॉल। सेल वॉल की अगर बात की जाती है तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे तरीके से एक बार अगर देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। और इसके अंदर एक और सिंगल लेयर जो है आपको देखने को मिलती है, अब हम इसके नाम के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी संरचनाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं। तो मैं इसकी लेबलिंग स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सबसे बाहर आपको जो रेड कलर से आपको दिख रही है, ये है सेल वॉल, जो कि कैसी है, डेड है, मतलब मृत है। इसके बाद में जो सबसे बाहर की तरफ जो दो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये भी सेल वॉल ही है, लेकिन हम पहले अंदर से बात करते हैं। तो इस रेड जो लाइन है, इसके जस्ट नीचे की तरफ एक और ब्लैक लाइन आपको दिख रही है। इस ब्लैक लाइन की अगर बात की जाती है तो इसे हम कहते हैं प्राथमिक सेल वॉल।
जो कि कैसी होती है, पतली होती है, पतली होती है। और जस्ट इसके अंदर की तरफ एक और आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, और इस ब्लैक लाइन का नाम है यहाँ पे द्वितीयक सेल वॉल। ये थोड़ी क्या होती है, थिक होती है। और इसके बाद में थर्ड नंबर की जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, और इसका नाम है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। इसके बाद में जो ये बड़ी बड़ी आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, ये भी सेल वॉल ही है, लेकिन कौन सी सेल वॉल है ये, तृतीयक सेल वॉल। तृतीयक सेल वॉल। और इसके बाद में आपका जो अंदर की तरफ दिख रहा है केंद्रक, और फिर अंदर की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, कोशिका द्रव्य। तो यहाँ से आपको इतना सा तो पता चल ही गया होगा कि एक पादप के अंदर जब आप तने को देखते हैं तो तने के अंदर सबसे बाहर की तरफ आपको जो लेयर मिलती है वो सेल वॉल होता है वो, लेकिन कौन सी सेल वॉल होती है, वो तृतीयक सेल वॉल होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तृतीयक सेल वॉल के जस्ट नीचे जो मिलती है वो हमें मिलती है मृत परत, मरी हुई लेयर, और उस मरी हुई लेयर का नाम भी क्या है, सेल वॉल भी। लेकिन ये सबसे पहले बनती है, और इसी सेल वॉल के जस्ट नीचे की तरफ नई सेल वॉल बनने का काम है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसके नाम देते हैं हम यहाँ पे प्राथमिक कोशिका भित्ति। और ये प्राथमिक कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है। अब कई स्टूडेंट जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, मैं आपको सीधा सा बता दूँ। बिकॉज अगर आप किसी भी तने की छाल को अगर क्या करते हैं, हाथ से भी हटाएंगे, तो जो लेयर आपको दिखती है, चाहे वो इतनी सी हो, बिल्कुल पतली सी, उस लेयर के अंदर बहुत सारी सेल वॉल जो है वो इंक्लूड होती है। मतलब अगर हम ये कहें कि सर हमें तो केवल इतनी सी पतली सी लेयर मिली है, और आप ये जो बता रहे हो तो हमें कहीं देखने को ही नहीं मिली, तो जो आपको पतली सी लेयर मिलती है, उस पतली सी लेयर के अंदर ये मान के चले आपकी पूरी की पूरी कोशिका निकल जाती है। इसका मतलब अगर आपको इनका अध्ययन करना, मतलब इनको देखना है, तो आप या तो इनको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, या आप इनको अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। मतलब हम हमारी खुली आंखों से इन संरचनाओं को नहीं देख सकते। क्लियर बात यहाँ पे। इस प्राथमिक सेल वॉल के जस्ट नीचे हमें क्या मिलता है, द्वितीयक सेल वॉल, और द्वितीयक सेल वॉल के जस्ट नीचे हमें क्या मिलती है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बाद में केंद्रक, और केंद्रक के बाद में कोशिका द्रव्य। और इस कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, बहुत सारे कोशिकांग जो है वो पाए जाते हैं। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो क्या, कि प्राथमिक कोशिका भित्ति कैसी होती है, तो ये पतली होती है, जबकि द्वितीय कोशिका भित्ति कैसी होती है, मोटी। जी आपको याद रखना है। क्लियर बात यहाँ पे। तो एक बार बना लीजिए आप इस डायग्राम को। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, कि जो कोशिकाएं होती हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट, एक सिंगल जो कोशिका होती है, इसे मैंने अब नाम दिया है कोशिका। ये कोशिका क्या करती है, आगे की तरफ क्या करेगी, यहाँ पे अभी ये डिवीजन करती है, और डिवीजन करके ये क्या बना लेती है, बहुत सारी कोशिकाओं का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। और इस तरीके से हमें क्या देखने को मिल जाता है, कोशिका समूह। और इस कोशिका समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक। क्लियर बात यहाँ पे। अब इसके बाद में ये कोशिका समूह या ऊतक जो है वो, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ये कोशिका समूह जो ऊतक होते हैं, यहाँ से कुछ कोशिकाएं जो हैं वो रेस्ट कर देती हैं, और कुछ कोशिकाएं जो है वो लगातार विभाजन करती रहती है। जो कोशिकाएं रेस्ट करती हैं उसे हम कहते हैं कि ये कोशिकाएं जो हैं वो G0 के अंदर रुक जाती हैं। आपने सेल साइकिल पढ़ी होगी, तो सेल साइकिल के अंदर G0 स्टेज होती है। G0 स्टेज के अंदर कोशिकाएं केवल आराम करती है, विभाजन नहीं करती। तो कुछ कोशिकाएं जो है वो विभाजन नहीं करती, तो G0 के अंदर ये रुक जाती है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये कैसी कोशिकाएं होती हैं, अपरिपक्व कोशिकाएं।
कैसी कोशिकाएं होंगी ये? अपरिपक्व, बिकॉज अभी तक विचारियों में कोई डिवीजन नहीं है, अभी तक आराम कर रही है। लेकिन जो कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती है, ये लगातार विभाजन करके क्या होती चली जाती है? ये स्थायी ऊतक बनाती है। क्या बनाती है? स्थायी ऊतक। और ये स्थायी ऊतक कैसे होते हैं? परिपक्व होते हैं, परिपक्व होते हैं। तो इससे एक बात समझ में आती है कि कुछ कोशिकाएं विभाजन करती है और विभाजन करके वो G0 में रुक जाती है। G0 में रुकने के बाद में क्या होता है? ये अपरिपक्व अवस्थाएं होती हैं और इस अवस्था के अंदर इन कोशिकाओं को एक नाम और दिया जाता है और वो होता है यहाँ पे विभेदित कोशिका। क्या नाम दिया जाता है? विभेदित कोशिका। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता है उसे हम क्या बोलते हैं? विभेदित कोशिका है। क्या बोला जाएगा? जिनमें विभाजन की क्षमता उपस्थित है। क्लियर बात यहाँ पे? अब ये विभेदित कोशिकाएं जब इनके अंदर ये विभाजन क्षमता मतलब ये जब G0 अवस्था से बाहर की तरफ चलती हैं और बाहर की तरफ जब ये एंटर करती हैं आगे, मतलब किसके अंदर एंटर करेंगी ये? तो ये एंटर करती हैं आगे की तरफ G1 अवस्था के अंदर, फिर इसके बाद में आएगी S अवस्था, फिर उसके बाद में आती है G2 और फिर उसके बाद में आती है M अवस्था। और इस तरीके से ये क्या बनाती है? वापस ऊतक का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? ये ऊतक का। तो इस तरीके से किसी पादप के अंदर एक कोशिका से मतलब एक सिंगल कोशिका से क्या बनता है? ऊतक। और ऊतक से मिलकर क्या बनते हैं? आगे चलकर ऊतक अंग बनते हैं। और अब क्या बन जाएंगे? यहाँ से